सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भूमध्य सागर में तनाव क्यों बढ़ रहा है। देखेंगे आखिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर तनाव बढ़ गया है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की उपयोगिता के मुद्दे पर। देखेंगे आखिर यह मुद्दा इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन के मुद्दे पर, और देखेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन का मुद्दा इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसके नियम क्या क्या हैं, यह नियम बताता है और इसके किन आधारों को लेकर इस समय जो है कि विवाद बढ़ रहा है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य सागर वाले टॉपिक पर। सबसे पहले आप जो है कि भूमध्य सागर का जो मैप है इसको देखें। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है, यूरोप का जो दक्षिणी भाग है, और अगर यहीं पे मध्य पूर्व अर्थात अगर तुर्की, सीरिया इनको देख पा रहे होंगे तो इनके पश्चिम में जो है कि क्या है, आपका भूमध्य सागर है। और इसी भूमध्य सागर में एक देश है जिसका नाम है साइप्रस। द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, और इसको देखने के लिए आप देखिए सीरिया और तुर्की से थोड़ा सा पश्चिम की ओर और आपको साइप्रस यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। छोटा सा देश है, लेबनान के पास में भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और देश हैं, इनको भी देख लीजिए, क्योंकि पूरे मुद्दे को समझने के लिए इनका जो लोकेशन है यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले आप एक देश देखिए, और वह है देश है ग्रीस। और ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस। वहीं पर आप तुर्की देख लीजिए, तुर्की अंकारा देख लीजिए, फिर सीरिया देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए, और उस दक्षिण में देखेंगे तो आपको एक देश और दिखाई देगा, इजराइल, और फिर दक्षिण में देखेंगे तो इजिप्ट लिखा हुआ मिलेगा। और ये जितने भी देश हैं, क्या है जिनका मैंने नाम लिया है, इनका जिक्र होगा हमारे टॉपिक में। अब देखिए थोड़ा सा साइप्रस का एक बड़ा सा मैप आप देख लीजिए, और यह है साइप्रस, इसकी राजधानी जो है निकोसिया। अब आपको मैं टेक्स्ट से परिचित करवाता हूं, आप पूरे टॉपिक को अब इस मैप के माध्यम से जोड़ पाएंगे। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके समीपवर्ती देश ग्रीस, तुर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल और मिस्र हैं। इसकी राजधानी निकोसिया है। राजभाषा ग्रीक और तुर्की है। सांस्कृतिक रूप से देश जो है ग्रीस से मिलता जुलता रहा है, जिसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई। यह द्वीपीय क्षेत्र अपने रणनीतिक महत्व के कारण कभी ग्रीस के कब्जे में रहा, कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य के, तो कभी ऑटोमन साम्राज्य के।
1878 में ब्रिटेन ने इस द्वीप को उस्मानी साम्राज्य अर्थात ऑटोमन साम्राज्य से ले लिया और 1960 में साइप्रस जो है कि ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, जैसे कि हम 1947 में हुए। 1960 के दशक में यहाँ की जब जो जनसंख्या थी इसमें 77% ग्रीक लोग थे और लगभग 18% तुर्क समुदाय के लोग थे। बात कब की हो रही है? जब यह आज़ाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके जो जनसंख्या का प्रतिशत है बदलता गया। तुर्की का जो नज़र था वह ऐतिहासिक रूप से इस देश पर था, अर्थात वह क्लेम करता था कि जैसे जब यह ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था तब यह हमारा भाग था, इसीलिए जैसे ही ये आज़ाद हुआ साइप्रस, इस पर तुर्की की नज़र बनी रही। 1974 में सेना ने यहाँ पर साइप्रस में तख्ता पलट किया और इसी तख्ता पलट के बाद तुर्की ने क्या किया, अपने लोगों के अर्थात जो तुर्क समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे उनका बहाना लेकर तुर्की ने इस पर हमला कर दिया। वैश्विक आलोचना के कारण तुर्की ने युद्ध विराम लगा दिया, लेकिन युद्ध विराम के बाद भी उत्तर जो है इसने क्या किया, जो साइप्रस का उत्तरी भाग है उसके लगभग 38% अर्थात 38% एरिया पर इसने कब्जा कर लिया और जो जिस एरिया पर तुर्की ने कब्जा किया इसको उसने नाम दिया उत्तरी साइप्रस, अर्थात एक नया देश घोषित कर दिया। हालांकि तुर्की के अलावा अन्य कोई देशों ने इसको जो है कि मान्यता नहीं दी। बाद में क्या हुआ, यहाँ से जो तुर्की वाले जो कब्जे वाले एरिया थे यहाँ से जो ईसाई समुदाय के लोग थे उनको भगाया गया और तुर्की के अन्य लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया गया और इस तरह से तुर्की भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ गया। अब तुर्की के अलावा दुनिया का, जैसा कि मैंने बताया, कोई अन्य देश उत्तरी साइप्रस को मान्यता नहीं देता है। उत्तरी साइप्रस का मतलब वह क्षेत्र जिसको तुर्की ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था 1974 के युद्ध के बाद। आज भी तुर्की के लगभग 35,000 से अधिक सैनिक उत्तरी साइप्रस में हैं। यहाँ से ईसाई समुदाय को लगभग विस्थापित कर दिया गया। आपने एक गौर किया होगा कि जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है तुर्की जो है कि बढ़ चढ़कर बोलता है। उसके पीछे का कारण यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर बोलने की बार बार जो उसकी रणनीति है वह यह है कि यदि वह क्या करेगा, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देगा तो पाकिस्तान भी क्या करेगा, जो उत्तरी साइप्रस का एरिया है उस पर जो तुर्की ने कब्जा किया हुआ है उसको वह सही ठहराएगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने भी उत्तरी साइप्रस को कभी मान्यता दे दिया था, हालांकि अमेरिकी दबाव के कारण उसने जो है कि जो मान्यता थी उसको वापस ले लिया। और यही कारण है कि आज तक कोई देश जो है कि उत्तरी साइप्रस को एक देश के रूप में नहीं मानता। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको एक देश के रूप में नहीं मानता और संयुक्त राष्ट्र संघ इसको लंबे समय से यहाँ पर एकीकरण का प्रयास कर रहा है। अब एकीकरण के लिए क्या है, यहाँ पर युद्ध नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी के कारण चूंकि एकीकरण का प्रयास बढ़ सके, अमेरिका ने भी इसी प्रयास के तहत वर्ष 1987 में यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध किस पर लगाया? हथियारों की खरीद बिक्री पर। अर्थात जो साइप्रस है जिसको मान्यता मिली है वह अन्य देशों से हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। यह जो है कि क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया 1987 में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यह प्रतिबंध ग्रीक बाहुल्य और मान्यता प्राप्त दक्षिणी साइप्रस पर लागू था, ना कि उत्तरी। अब कहेंगे उत्तरी पर क्यों नहीं लगाया गया? उसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह है क्योंकि उत्तरी साइप्रस को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी गई थी अमेरिका या किसी अन्य देश द्वारा। दूसरा कारण यह है कि यह जो तुर्की है, चूंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट नेचर है, जो यहाँ पर अभी कब्जा है वह तुर्की का है और तुर्की और अमेरिका दोनों नाटो के क्या हैं? सदस्य मेंबर हैं। आगे इनका मैं जिक्र करूंगा। हालांकि अब पूरा ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसी से फिर बदल गया है। हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि वो साइप्रस को गैर घातक हथियारों और उपकरणों की खरीद पर लगे प्रतिबंध को 1 वर्ष के लिए हटा रहा है। अर्थात जो 1987 में जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को अमेरिका अब यह कह रहा है हम उसको हटा रहे हैं। और उसको हटाने के लिए उसने क्या कहा है कि उसने यह कहा है कि इससे जो है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे शांति कायम रखे। और उसने साफ कह दिया है कि ऐसे हथियार जो गैर घातक हैं उनकी जो है कि खरीद बिक्री का या जो है कि इनको खरीदने पर जो साइप्रस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हम हटा रहे हैं।
तुर्की ने इसे अपने अगेंस्ट में लिया और तुर्की ने इस कदम को तुर्की अमेरिकी गठबंधन की भावना अर्थात स्पिरिट ऑफ अलायंस ऑफ अमेरिका एंड तुर्की के खिलाफ इसको बताया। तुर्की ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस निर्णय से साइप्रस के पुनः एकीकरण का जो प्रयास था वह रुक सकता है, वह बाधित हो सकता है। तुर्की उत्तरी अटलांटिक संगठन अर्थात नाटो का एक सक्रिय सदस्य है, लेकिन हाल के वर्षों में तुर्की नाटो के प्रतिद्वंदी रूस के करीब आया है और नाटो के अन्य जो देश हैं उनसे क्या हुआ है, दूर गया है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सीरिया से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के बाद तुर्की ने क्या किया है, हम बमबारी प्रारंभ कर दी। इसको लेकर तनाव काफी बढ़ा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि तुर्की क्या कर रहा है, हजारों लोगों का जो नरसंहार कर रहा है वो उसको तुरंत बंद करे, अन्यथा वह अर्थात ट्रंप तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। तुर्की ने जब रूस S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा, जैसा कि हमने रूस से खरीदा है, तब भी अमेरिका ने इसे नाटो और F-35 फाइटर जेट के साथ असंगत बताया था। कहा था कि अगर आप नाटो के मेंबर हैं तो आपको हमारे प्रतिद्वंदी से ये हथियार नहीं खरीदनी चाहिए। तुर्की ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाया था और कहा था यदि अमेरिका S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए हम पर कोई प्रतिबंध लगाता है या हमारे खरीद लेने के बाद भी कोई प्रतिबंध लगाता है तो तुर्की भी इसका जवाब देगा। और उसने कहा हम अमेरिका के लिए इंसरलैक और क्यूरेसिक एयरबेस बंद कर देंगे। यह जो इंसरलैक एयरबेस है, यहीं से अमेरिका मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान के कई ऑपरेशन संचालित करता आया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा नाटो की सक्रियता, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय शांति एवं सामरिक मुद्दों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों से तुर्की की दूरी कई वर्षों से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो वर्तमान जो मुद्दा जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र में खनिज तेल के खोज और अन्वेषण से है और दूसरा है रूस के प्रभाव से। तो देखिए, आपको पता है कि मैंने इस पर वीडियो भी कवर किया था कि पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस दोनों तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में लगे हुए हैं और चूंकि यहाँ पर जो जल वाला क्षेत्र है इसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, इसके कारण दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र में तुर्की द्वारा गैस भंडार की खोज के लिए अभी कुछ दिन पहले जहाज भेजा गया था। इसके बाद तनाव और बढ़ गया, अर्थात तुर्की जहां तक वो पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचकर तेल भंडार और गैस के भंडार की खोज कर रहा है और इसके वजह से वो दूसरे देशों के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जा रहा है। फ्रांस ने इस क्षेत्र की निगरानी के लिए ग्रीस के समर्थन में, ध्यान दीजिए, ग्रीस के समर्थन में पूर्वी भूमध्य सागर में अपना एक समुद्री जहाज भेज दिया था। और इस समय जो विवाद है वह है साइप्रस से। चूंकि तुर्की क्या कर रहा है, साइप्रस के कोस्टल एरिया, तट वाले क्षेत्र में भी ऊर्जा का अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है और इसके कारण साइप्रस और जो है कि तुर्की आमने सामने। अब यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता यदि यहाँ पर तुर्की एक और कदम नहीं उठाता। तुर्की ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि उसने ये कहा है कि पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उसने तुर्की ने ये घोषणा की। आपको पता है कि काउकास 2020 मिशन में या जो सैन्य अभ्यास है उसमें क्या हो रहा है कि तुर्की भी भाग ले रहा है रूस के साथ। और उसी तरह जो है कि तुर्की ने कहा है कि आने वाले समय में रूसी नौसैनिक अभ्यास इसी माह में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर नाटो की पकड़ है, वहाँ के देशों में आपस में तनाव है। ऐसे में जो नाटो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है रूस की उपस्थिति इस क्षेत्र के तनाव के बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन सकती है। यूरोप के नाटो समर्थी जो देश हैं और अमेरिका है वह इस प्रकार के सैन्य अभ्यास पर पहले भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते आए हैं। और वर्तमान घटनाक्रम अगर देखें तो जिस तरह से रूस और चीन की नज़दीकी बढ़ी है और अब तुर्की जिस तरह से रूस के पक्ष में जा रहा है, ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ना ही नाटो को। अब देखिए, जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था, मई माह में जब तुर्की ने यहाँ पर नौसैन्य अभ्यास किया था, तब अमेरिका ने
इस कदम की आलोचना की थी और कहा था कि तुर्की के इस कदम से हमें उकसावा मिल रहा है, अर्थात तुर्की हमें उकसा रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत बड़ा तनाव क्रिएट हो सकता है। अब इसी समय पर जबकि चीन और अमेरिका जो है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, चीन और रूस की मित्रता बढ़ी है और इधर ही तुर्की का जो पक्ष है अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से हटता हुआ है और रूस और चीन की तरफ जाता हुआ है। ऐसे में नाटो को संभालने की भी जिम्मेदारी है, यूरोप के नाटो सदस्यों को भी संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है और स्वयं बड़ी बात कि आखिर जो अमेरिका है उसका भी प्रभाव इस क्षेत्र में कमजोर हो रहा है। तो आने वाले समय में तुर्की को लेकर अमेरिका की जो नीतियां हैं वो काफी कठोर हो सकती हैं और इसी के कारण कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से तुर्की सभी देशों के साथ उलझता जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत खराब कंडीशन है इस पूरे क्षेत्र के तनाव के लिए, चाहे साइप्रस हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो या फिर अन्य जो देश हों, उन सभी के साथ तुर्की का इस समय विवाद बढ़ रहा है। और यह जो विवाद है इसमें जो बाहरी देश हैं, चाहे वो चीन हो या रूस हो, उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे नाटो के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि आखिर इस पूरे क्षेत्र को कैसे वह शांत रखे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी गतिविधियों से यहां पर तनाव बढ़ रहा है। कुछ समीक्षक अमेरिका द्वारा साइप्रस पर हथियार प्रतिबंध हटाने के निर्णय के खिलाफ तुर्की की यह जो कदम है इसकी प्रतिक्रिया मान रहे हैं, अर्थात तो जो रूस को आमंत्रित किया गया है कि वो पूर्वी भूमध्य सागर में आके नौसैन्य अभ्यास करे, यह तुर्की ने इस वजह से लिया है ताकि वह अमेरिका को एहसास करा सके कि आपने जो साइप्रस के साथ किया है वह ठीक नहीं है, अर्थात आपको हथियार पर प्रतिबंध जो लगे थे उनको नहीं हटाना था। वहीं कुछ समीक्षकों का मानना है कि इससे इस क्षेत्र में रूस का कद पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बढ़ेगा, जिससे यह क्षेत्र शक्ति संघर्ष का अड्डा बन सकता है। पहले से ही संसाधनों और क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ऐसे समय में यदि जो है कि तुर्की पूरी तरह से रूस के पक्ष में आता है तो यह तनाव जो है कि हिंसक रूप भी धारण कर सकता है। चूंकि मध्य पूर्व वाला क्षेत्र पहले से सेंसिटिव है, ऐसे में इस प्रकार के कदमों से आने वाले समय में यहाँ पर जो है कि बहुत बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब इसमें साइप्रस का जो रोल है वह यह है कि साइप्रस एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर अगर इसके कोस्टल एरिया में तुर्की के द्वारा यदि कोई भी हस्तक्षेप किया जाता है तो जिम्मेदारी आएगी या तो नाटो के पास या फिर अमेरिका के पास, और दोनों को प्रूव करना होगा कि उनकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। तो साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ तनाव उसको कैसे रोका जाए, ये काफी बड़ी चुनौती है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा चर्चा में आखिर क्या है, इनके मुद्दे कैसे सामने आ रहे हैं। घर परिवार में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। घर परिवार जैसे कि जो बच्चा होता है पहले माँ की गोद से बढ़ता है, फिर घर परिवार में समय बिताता है, तो जो बोली भाषा वो सीखता है, जो उसको हम लोग आपस में बात करते हैं, इसी को बोलते हैं मातृभाषा। क्योंकि बच्चे जो है कि अधिकांश समय घर परिवार में उनकी पूरी जो नर्सिंग होती है वो घर परिवार में ही होती है, इसलिए बच्चों के द्वारा मातृभाषा के माध्यम से सीखना और माता पिता या पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से सिखाना क्या होता है, आसान होता है। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि यदि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो प्राथमिक शिक्षा तनाव का कारण नहीं बनती है, क्योंकि जब शिक्षा तनाव का कारण तभी बनती है जब बच्चों को बोझ लगता है, कोई ऐसी चीज उनको दे दी जाती है जो उनकी क्षमता से बाहर है। आप खुद समझिए, आप भी जो है कि बचपन में किसी सब्जेक्ट में कमजोर रहे होंगे, वह सब्जेक्ट आपके लिए तनाव का कारण रहा होगा, लेकिन यदि कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा तो वह आपके लिए रुचिकर रहा होगा। ठीक इसी तरह से यदि भाषा सीखने की पद्धति का एक माध्यम बनती है तो उसी ही क्या होता है, तनाव का भी कारण बनती है। यदि सही भाषा नहीं रही तो बचपन से ही बच्चे क्या होते हैं, तनाव में आ जाते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि आरंभिक जो शिक्षण है वह मातृभाषा में होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों की जो बोध क्षमता होती है अच्छी होती है, उनकी संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है, चीजों को पहचान करने की, समझ विकसित करने की, वो अच्छी होती है। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार भी मातृभाषा में शैक्षणिक संप्रेषण आसानी से होता है, जबकि इतर भाषाओं अर्थात जो मातृभाषा से अलग जो भाषा हैं उनसे जो शिक्षण करना एक तरह की रटाने की पद्धति से आगे बढ़ती है जो कि कठिन होती है।
जो नई शिक्षा नीति है इसके मसौदे के पैराग्राफ 4.8 में कहा गया है कि जहां तक हो सके 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। जो नई शिक्षा नीति 2020 सामने आई है इसमें कहा गया कक्षा 5 तक की शिक्षा में जो मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए और कक्षा 8 तक की शिक्षा के बाद भी यदि लगता है कि प्राथमिक शिक्षा के किसी भी क्लास में जो है कि मातृभाषा का उपयोग हो सकता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर मातृभाषा की जो मान्यता है इसके प्रयोग हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर जो है कि एक सकारात्मक रुख दिखाई देता है कि अगर हम मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका विकास उसके जो उनकी लर्निंग पावर है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि हुआ क्या है कि अभी एक जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है और उससे पहले देखेंगे तो वही जजमेंट का जो बैकग्राउंड है हाई कोर्ट के जजमेंट से दिखाई देगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ब्रीफ में आपको एक स्टोरी बताते हैं कि नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से अनिवार्य रूप से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव रखा। बाद में ये जो आदेश उन्होंने दिया था इसमें कुछ संशोधन किया और इस कार्य को कई चरणों में विभाजित किया। उन्होंने कहा पहले चरण में क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाने की बात उन्होंने कहा। अब ये बात ही नहीं रही, 23 जनवरी 2020 को उन्होंने यह ऐतिहासिक निर्णय इसको बताते हुए एक विधेयक भी पारित करवा दिया कि हमें क्या करना है, क्लास 1 से लेकर 6 तक के बच्चों की जो स्टडी होगी वह अंग्रेजी माध्यम में के माध्यम से होगी, अर्थात अंग्रेजी माध्यम में होगी। कुछ समूहों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और इस विधेयक को चुनौती देते हुए जो है कि एक याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कई अध्ययन ये दर्शाते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बच्चे ज़्यादा ज़्यादा सीखते हैं का मतलब है कि वह जो उनके लिए सीखने की पद्धति होती है आसान होती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी थे उनके नेतृत्व वाली जो खंडपीठ थी उन्होंने 15 अप्रैल 2020 को यह जो सरकारी आदेश आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया था इसको रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि स्कूली शिक्षा के माध्यम का चयन एक मौलिक अधिकार है और कोर्ट ने कहा कि चूंकि नागरिक को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के माध्यम का चयन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस प्रकार की गतिविधियां अर्थात आदेश मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की बात कहां से आई? इसमें यह आई है दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार का निर्णय, उन्होंने जो जिस अनुच्छेद को कोट किया वह अनुच्छेद था 19(1) का जी, अर्थात 19 का सब पॉइंट्स 1 और सब पॉइंट्स उसका भी जी का उल्लंघन उन्होंने बताया। और इसमें इन्होंने कहा कि चूंकि यह 19(1) जी जो है यह अल्पसंख्यक संस्थानों के किसी भी पेशे को स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने का अधिकार का उल्लंघन है। अब कहेंगे क्या हो गया, तो देखिए इसको और समझिए। 19(1) जी दरअसल क्या कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो व्यक्ति तभी तो कर पाएगा, कोई स्कूल अगर मान लीजिए चलाता है, अगर आंध्र प्रदेश में कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है, वह कहता है कि हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे, तो इस आदेश के बाद वो नहीं पढ़ा सकता था। तो यह तो क्या था, एक प्रकार के जो वृत्ति, उपजीविका, जो कारोबार करने की स्वतंत्रता का हनन था। सुप्रीम कोर्ट ने TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के विवाद में कहा था कि 19(1) जी के तहत शैक्षणिक संस्थान को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाए, अर्थात जो शैक्षणिक संस्थान है वह एक पेशा है और जब पेशा है तो उस पेशे में हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि वह किस माध्यम में वह पढ़ाना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का जजमेंट है उसके भी अगेंस्ट में है, क्योंकि इससे क्या होता है कि यह जो स्कूल थे उन पर थोप दिया गया कि आपको इस भाषा में पढ़ाना।
इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1982 की धारा 7 के तहत भी मातृभाषा में शिक्षा को प्रदान करने की बात की गई है। तो इनको यह जो अधिनियम है इसमें भी इनको संशोधन करना था। अब उसके बाद खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बदलने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास नहीं है, बल्कि एक और संस्था है और वह है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT। और उन्होंने कहा कि जब भी अगर आपको प्राथमिक शिक्षा में भाषा माध्यम बदलना है तो आपको क्या करना होगा, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से भी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि जो 1982 का अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि यह कोई भी अगर संस्था कोई अगर मान ली विद्यालय में बच्चों के पाठ्यक्रम या उसकी रूपरेखा से संबंधित कोई निर्णय लेती है तो उसको क्या करना होगा, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से क्या होना होगा, अनुमति लेना होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब आधारों पर क्या किया गया, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह ठीक नहीं और उसको खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ स्वाभाविक है राज्य सरकार इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती और सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार गई भी और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का यह जो आदेश है इसको रद्द किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस D. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन अधिनियम की धारा 29 के सब क्लॉज 2 के अनुसार शिक्षा का माध्यम जहां तक संभव हो मातृभाषा में ही होना चाहिए, जिसका उल्लंघन करता हुआ यह आंध्र प्रदेश का जो नया विधेयक है वह दिखाई दे रहा है। अभी इस पर हालांकि 25 सितंबर को पुनः सुनवाई होनी है, लेकिन अदालत के रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि मातृभाषा में शिक्षा का विकल्प ज़्यादा तार्किक है। कोर्ट से अलग लोगों के अपने भी कुछ तर्क हैं और इसके कारण पूरा जो मुद्दा है वह काफ़ी चर्चा में आ गया है। मातृभाषा के समर्थक जो ऊपर मैंने तर्क दिए कि कैसे जो है कि अगर मातृभाषा में बच्चों को सिखाया जाता है तो उनका जो है कि विकास ज़्यादा होता है, उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इसके माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करना सहज होता है, इससे अपनी संस्कृति और संस्कार को अपनाना और उन्हें समझना आसान होता है। तो उनका आगे ये भी कहना है कि अगर सभी बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोप दी जाती है तो अंग्रेजी भाषा दरअसल उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो है कि अलग करने वाला जो है कि खांचा माना जाता है, क्योंकि सभी लोग अंग्रेजी भाषा के खांचे में फिट नहीं बैठ पाते और इस तरह से जो लोग अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाते हैं वह क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक डिसएबिलिटी के शिकार होते हैं, अर्थात भाषाई विकलांगता के शिकार हो जाते हैं और उसके कारण उनकी प्रतिभा का हनन होता है। एक बच्चा जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है लेकिन हो सकता है वह मातृभाषा में अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर उसको कहा जाएगा आप इंग्लिश ही बोलो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। वहीं जो अंग्रेजी भाषा के समर्थक हैं उनका मानना है कि चूंकि इससे रोजगार प्राप्त करना आसान होता है इसलिए इसको हमें इसी में पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना है कि चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन जो मानक पुस्तकें हों या रिसर्च पेपर सभी अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, इसलिए अंग्रेजी को में ही क्या होना चाहिए, शिक्षण कार्य होना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि चूंकि ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भाग है इसलिए इसी में इसको किया जाना है। कुल मिलाकर आप मुद्दे को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो मुद्दा है एक राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और उसमें एक नीतिगत त्रुटि है और नीतिगत त्रुटि यह है कि सबको क्या किया जाए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाए, जो कि तार्किक नहीं दिखाई देता। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके आधार पर हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन। प्रश्न आएगा कि चर्चा में क्या है, क्यों है, तो इसके पीछे कारण यह है संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन की अधिसूचना 2020 जो अभी हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी, इसके मसौदे पर अपनी चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार से उन्होंने प्रश्न किया है कि आखिर यह
यह जो आपने प्रस्ताव रखा है, यह जो अधिसूचना निकाली है, इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को रहते हुए कैसे आपने जो है कि पर्यावरण संरक्षण के जो अपने वैश्विक हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिन प्रोटोकॉल्स को अपनाया है, उनको आप कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे। जैसे सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मसौदे में यह कहा गया है कि उद्योग परियोजनाओं और गतिविधियों को पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो प्रक्रिया होती है, इससे मुक्त रखा गया है। अब मुक्त रखने का मतलब यह है कि वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर यह हो सकता है कि कोई उद्योग लगाना हो, उस पर पर्यावरण प्रभाव आकलन ही ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा पर्यावरण प्रभाव आकलन समझ लीजिए, फिर मैं इनके चुनौतियों को बताता हूं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन योजनाकारों के लिए उपलब्ध एक ऐसा उपकरण है जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकास की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, इसमें यह देखा जाता है कि जो विकास की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, इससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को भारत में पहली बार 1978 में नदी घाटी जो परियोजनाओं के संबंध में पेश किया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन को हमने अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य करने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो हम यह देखते हैं कि आखिर उसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा। और जब हम ये देख लेते हैं कि यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उससे कोई बहुत बड़ा पर्यावरणीय जो है कि चुनौती उत्पन्न नहीं होगी, तभी हम उस पर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विशेष मूल्यांकन समिति जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अध्ययन एक फ्रेमवर्क तैयार करती है और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो इसमें देखा जाता है कि आखिर किसी भी परियोजना से क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। अगर हम देखें तो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की अगर हम देखें तो 1972 में हुए पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने क्या किया, समझो उस पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद जो है कि हमने जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के कानून बनाए। और इसी में हमने देखा कि 1984 में भोपाल गैस रिसाव की घटना होती है, और इसके कारण जो है कि हमने 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया, और इसके तहत हमने क्या किया, पर्यावरण जो प्रभाव आकलन है, इसके महत्व को समझा। तो अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत ने 1994 में अपने पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और साथ ही साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ यह प्रयास करता है कि किसी भी विकास परियोजना से पर्यावरण को कोई क्षति ना हो।
है।